अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज़ अगेन अ नॉन कैलकुलेटर पेपर। स्पेसिमेन पेपर बी सॉल्व करेंगे आज हम, ठीक है, जो कि फॉर एग्ज़ामिनेशन फ्रॉम 2025 है। तो स्टार्ट करते हैं। Calculator must not be used in this paper. You know about it. Question number 1, write down the number of lines of symmetry of a kite. बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइन ऑफ सिमेट्री, काइट के पास जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होती है। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक काइट को ड्रॉ करें ना, तो काइट में आपके पास ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। तो अगर आप इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे ही बना पाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रही होती है। यानी कि अगर हम उसको फोल्ड करें तो वो उसकी एक साइड दूसरी साइड पे एग्जैक्टली फोल्ड होकर आ जाए, तो इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री काइट के पास एक ही होती है। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगेन इजी क्वेश्चन। पैरेललोग्राम के पास जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो हमेशा 2 का होता है, इसलिए क्योंकि जब आप एक पैरेललोग्राम को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं 360 डिग्री की, तो वो 2 टाइम्स अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाता है, तो इसलिए उसके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क आउट पार्ट ए -2 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3। सिंपल डिमास अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें। -2 मल्टीप्लाई बाय 8 गिव्स यू -16 + 3 एंड योर फाइनल आंसर इज़ -13। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस प्लस माइनस, और -13 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है 0.03 को 0.05 से। बहुत आसान है बेटा, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 आंसर आएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ दिख रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ दिख रहे हैं, दोनों में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो टोटल जो बनेंगे वो 4 डेसिमल प्लेसेस बन जाएंगे। तो ये बनेगा 0.0015। क्वेश्चन नंबर 3, here is some information about 5 positive integers। इस बात का ख्याल रखिएगा कि 5 नंबर्स हैं और सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। कोई भी नंबर डेसिमल नहीं है, कोई भी नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा। द मीडियन इज़ 7। अच्छा, इन 5 नंबर्स में से अगर मीडियन 7 आ रहा है तो इसका मतलब है कि मोस्ट मिडिल वैल्यू, मीडियन मोस्ट मिडिल वैल्यू होती है किसी भी अरेंज डाटा की, तो आपने मिडिल में 7 ले लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मॉड जो है वो 13 है, तो किसी भी डाटा का जो मॉड है वो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है उसके पास ना। तो अगर हमारे पास इन 5 नंबर्स का मॉड 13 आ रहा है तो हम इनमें से एक तो 13 ले नहीं सकते क्योंकि वो मॉड नहीं बनेगा, तो एटलीस्ट हमें इसमें 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे 13 के, जिससे हमारा मॉड का जो आंसर होगा, यानी कि वी विल बी एबल टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ मॉड जो कि 13 आ रहा है। अच्छा, मीडियन हम ऑलरेडी मोस्ट मिडिल वैल्यू कर चुके हैं। अब रेंज जो होती है हमारे पास, ये जो 5 नंबर्स हैं इनकी रेंज आ रही है 10। इसका मतलब है रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा माइनस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। अब अगर हम अज्यूम कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि यार हमारे डाटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 13 ही है और वो मॉड भी है बिकॉज वो 2 टाइम रिपीट होगा एटलीस्ट, तो हमारे लिए जो मिनिमम नंबर बनेगा वो 3 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशंस और भी हो सकती हैं, लाइक आप ये सोच सकते हो कि भाई 13 को ही लार्जेस्ट नंबर क्यों अज्यूम कर रहे हैं, वो 13 के अलावा भी तो कोई और नंबर हो सकता है, वो 14 भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है। तो इसके अंदर एक्चुअली अगर आप 14 लेंगे ना तो आपकी दूसरी कंडीशंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप रेंज को की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करके देख सकते हैं, और अगर आपके पास जो मैं पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ मिलकर, अगर इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आप क्रिएट कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या जो नंबर मैं बना रहा हूँ उसके अलावा कोई और 5 पॉजिटिव इंटीजर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आउट ऑफ 5 इंटीजर्स 4 इंटीजर्स जो है वो यहाँ पे फिल्ड हो चुके हैं, राइट। अब हमारे पास सिर्फ एक ब्लैंक
एम्प्टी है, एक स्पेस एम्प्टी पड़ी है। अच्छा, उसके अंदर हमें क्या कहता है ये कि दे ऐड अप टू 40। अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा सम 40 बनता है। तो अगर मैं अपने इन तमाम नंबर्स को, जो कि मेरे पास 10 आ रहा है, 13 आ रहा है और अगेन 13 आ रहा है, अगर मैं इन सारे नंबर्स को ऐड कर लूँ तो ये बनेगा मेरे पास 36। और आउट ऑफ 40 अगर ये 36 का सम दे रहा है तो मेरा रिमेनिंग नंबर 4 ही होगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट दीज 5 नंबर्स। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि आपने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इनका ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, वरना आप किसी भी ऑर्डर में अपना आंसर दे सकते हैं। इट कैन बी लाइक 4 देन 13 देन 7 देन 13 एंड देन 3। अच्छा, तो ऑर्डर को लिखने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो इनके अलावा कोई और बन नहीं सकते, ये मैं कह रहा हूँ। और अगर आप बना सकते हैं तो फिर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता लिखने का, लेकिन ये नंबर सेम ऐसे ही, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज़ अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्रेपीजियम। देखें, ये ऊपर वाली शेप पैरेललोग्राम है और नीचे वाली जो शेप है वो आपको ट्रेपीजियम दी हुई है। द पैरेललोग्राम एंड द ट्रेपीजियम आर ज्वाइंड अलॉन्ग अ कॉमन साइड। इन दोनों की कॉमन साइड कौन सी है भाई? ये वाली साइड जो है वो इन दोनों की कॉमन साइड है। दिस साइड इज़ अ कॉमन साइड। ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये लाइन जो है ए बी सी इस लाइन के साथ ना पैरेलल हो रही है, और आपको साइंस भी बने हुए दिख रहे हैं पैरेलल के केसेस के। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड गिव अ ज्योमेट्रिकल रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, अब देखें बेटा, एक्स को फाइंड आउट कर सकते हो आप बहुत आसानी से। अगर आप यहाँ पे बेसिक एंगल प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन, तो आपने ये बात सीखी हुई है ऑलरेडी कि अगर आपके पास कहीं पे भी लाइक एफ फॉर्मेशन बनती है, लाइक इफ़ दिस लाइन इज़ पैरेलल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड वी हैव अ ट्रांसवर्सल, तो आपके पास ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ना। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगी, विच इज़ 100 डिग्रीज़। तो एक्स तो आपके पास 100 डिग्री आ गया, और इसका आप रीज़न लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपने एफ फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो इसको इक्वल कर लेना है, क्योंकि एफ फॉर्मेशन उस वक्त होगी कि जब आपके पास पैरेलल लाइंस का पेयर हो और वहाँ पे एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आपको ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड गिव अ रीज़न फॉर इट। तो y की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे तो y, अच्छा अब आप क्या करो, आपने x फाइंड आउट कर लिया ना, आप x इधर लिख लो। अच्छा, अब आपको y फाइंड आउट करना है। y को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे देख लो, आपके पास या तो u फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है, ये दिस इज़ कॉल्ड u फॉर्मेशन। अच्छा, u फॉर्मेशन हो या फिर आपके पास c फॉर्मेशन होती है, तो वो आपको u फॉर्मेशन भी जो है ना वो पैरेलल और ट्रांसवर्सल के साथ होती है, और c फॉर्मेशन अगर हो रही है किसी भी कंडीशन में लेकिन पैरेलल के पेयर्स होने चाहिए, तो इनमें जो ये दोनों एंगल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स ना। तो इंटीरियर एंगल्स हमेशा एड अप टू 180 डिग्रीज़ होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आपके पास x की डिग्री 100 आ गई है तो आपके पास y जो है वो ईज़िली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 180 में से आप 100 माइनस करोगे ना, यू विल गेट 80 डिग्री। इसका हम, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स जो होंगे ना वो या तो आपको c फॉर्मेशन पे मिलेंगे या फिर आपको जो है वो आपको जो है वो u फॉर्मेशन पे भी मिल सकता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि इस तरह से यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 80 डिग्री। तो आप ये चीज़ तो यहाँ पे लिख लो कि यार y 80 डिग्री आ रहा है, आपके पास ये एंगल है, और यहाँ पे रीजंस क्या रीज़न में क्या लिखोगे कि इंटीरियर एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा, या आप रीज़न ये भी लिख सकते हो, आप इसमें ये भी रीज़न लिख सकते हो कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़
इंटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी रीज़न लिख सकते हो, ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए, कि अगर आप इंटीरियर एंगल को जज नहीं कर पा रहे हो ना, तो इंटीरियर एंगल को के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ना एक और प्रॉपर्टी लग रही है विच इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी ना, जी फॉर्मेशन भी हो रही है। अच्छा, अब जी फॉर्मेशन कैसे होगी, कि आपको पता है कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी एंगल होते हैं तो वो भी हमेशा एड अप टू 180 डिग्रीज़ होते हैं। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट द सेम एंगल विच इज़ 80 डिग्री। और फिर उसके बाद अगर आप इधर एक जी फॉर्मेशन लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, कि आपने इस ट्रैक से आए, इधर आ गए एंड देन फिर आप इधर आ गए, तो यू विल हैव अ जी फॉर्मेशन ओवर हेयर ना। तो पैरेलल के केसेस भी हैं यहाँ पे, क्योंकि दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन ना, तो आपके पास ये काइंड ऑफ इस तरह की एक जी फॉर्मेशन बनेगी जिसमें 80 डिग्री और ये वाला 80 डिग्री भी इक्वल हो जाएगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पे इंटीरियर के एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, आप यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो। और ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, फिर वो उसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी। पार्ट सी में आपसे कह रहा है कि यार फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। अच्छा, जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप इस पॉइंट को देखते हो, ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप देख रहे हो, जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ना, तो ये चीज़ कहला रही है एंगल एट अ पॉइंट। अच्छा, एंगल एट अ पॉइंट जो होता है वो हमेशा 360 के बराबर होता है, यानी कि इनका जो सम होगा तीनों एंगल्स का, द सम ऑफ y प्लस 2y प्लस z, ये हमेशा इक्वल हो जाएगा 360 के, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट हमेशा 360 होता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपके पास y अगर 80 डिग्री आ चुका है तो 2y डेफिनेटली 160 होगा, तो आप 360 से 160 और 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 360 में से 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 200, और उसमें से आप माइनस कर देंगे 80 को, यू विल गेट 120, ठीक है। तो पेपर 1 है, तो हमारे पास जितनी आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है वो मैं इसी तरह से आपको करके भी दिखा दूंगा, ताकि आपको भी ये आइडिया हो जाए कि हाँ यार, पेपर जो है ना वो बिना कैलकुलेटर के आसानी से कैसे कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन 5 जो है वो आपसे कह रहा है कि कन्वर्ट कर दो 600 ग्राम्स को केजी के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है कि यार आपको पता है कि 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, ये तो बहुत सिंपल सी कन्वर्जन है। तो 600 ग्राम्स को जब आप 1000 केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 से डिवाइड होगा, तो इसमें डेसिमल जो है ना वो 3 जम्स बैकवर्ड आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, 1000 से डिवाइड करोगे 3 जम्स बैकवर्ड आएगा, तो योर आंसर इज़ 0.6 kg। कन्वर्ट करना है 5.7 लीटर्स को क्यूबिक सेंटीमीटर में। देखें, याद रखिएगा कि लीटर को अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू विल ऑलवेज़ मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। लीटर को अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5.7 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब इन दिस केस आपका डेसिमल राइट शिफ्ट होगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो राइट शिफ्ट होगा 3 जम्स, लाइक 1 2 3। तो 1 2 3 का मतलब है कि 7 कवर कर लेगी और 2 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, 5700 क्यूबिक सेंटीमीटर ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अच्छा, राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब आप इसमें स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास ये नंबर और डेसिमल में है। 16% को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज़ वेरी इजी, 16/100 कर लो, 0.16 आएगा, ठीक है। अच्छा, 0.160 है ये बात याद रखना। 3/20 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 3 डिवाइड होगा 20 से, डिवीज़न कर लो, ठीक है। कहाँ तक रोकनी है, कहाँ तक करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉइंट लेके 0 लेंगे, 20 1 ज़ा 20 होगा, ठीक है, 10 बचेगा। पॉइंट हम डेसिमल ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 20 को 5 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये कोई भी रिमाइंडर नहीं देगा, तो 3/20 जो है वो कन्वर्ट होके बेटा ये आ गया, कन्वर्ट हो गया 0.150, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 1/6 की कन्वर्जन बाकी है।
तो 1/6 को डिवाइड करेंगे तो 1 अंदर 6 बाहर आ जाएगा, पॉइंट लेके 0 ले लेंगे, 6 1 6 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, पॉइंट हम ले चुके हैं, डेसिमल हमने लगाया हुआ है तो हम एक 0 ऐड कर लेंगे। 6 के टेबल में 40 तो नहीं आता, नियरेस्ट 36 आएगा, तो 6 6 36, 4 अगेन 0, फिर ये 6। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना यहाँ पे एक रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये 0.16666 चलता रहेगा ना, तो ये स्टॉप नहीं होगा। तो 1/6 को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो यू विल गेट 1.166 और 6। अच्छा 166, इसका मतलब है कि आप 166 तक रखेंगे तो यू विल बी एबल टू कंपेयर ईच एंड एवरी नंबर। उसकी वजह यह है कि हर नंबर आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स को देख रहे हो। तो अब आप इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जब पिक करोगे तो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 0.143, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद जो इससे बड़ा नंबर है वो हमारे पास 3/20 है, ठीक है। जो हमने नंबर कन्वर्ट किया है बेटा वो हमने अपनी आसानी के लिए किया है, लेकिन हम अपना आंसर जो लिखेंगे वो उन्हीं फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सेकंड 3/20 आ जाएगा सेकंड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे हमारे पास बेटा 16% आएगा, क्योंकि इस 150 से 160 बढ़ा है, और सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 1/6 दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलें जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 ये कहता है कि जूड हैज़ अ फेयर 8 साइडेड स्पिनर नंबर्ड 1 till 8। अच्छा, अब कितने टोटल पार्ट्स हैं इस स्पिनर में? तो 8 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। 8 पार्ट्स आप कह सकते हो, 8 आउटकम्स कह सकते हो, ठीक है। टोटल जो आउटकम्स हैं आपके पास वो आपके पास 8 आउटकम्स हैं। जूड स्पिन्स द स्पिनर वंस, ठीक है, एक दफ़ा स्पिन किया जा रहा है स्पिनर को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब नंबर ग्रेटर देन 6 कौन कौन से हैं बेटा? 7 है और 8 है। तो वी हैव ओनली 2 नंबर्स, तो 2 आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। तो यू कैन राइट योर आंसर 2/8 भी लिख सकते हो, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप सिंप्लीफाई कर लो उसको ना। तो 1/4 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि एन ऑड नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है जो कि और का वर्ड है, राइट। अब यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे किसी भी प्रोबेबिलिटी की इस तरह की कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए। देखो बेटा, याद रखना कि जब भी आपके पास और का वर्ड आ जाए प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो और का जो वर्ड होता है ना वो यूनियन से बहुत हाईली रिलेटेड होता है, यूनियन ही है वो, समझ लो ना। तो जब आपने सेट्स के अंदर यूनियन का केस पढ़ा है तो यूनियन आपको क्या बताता है? दोनों सेट्स को आप जब यूनियन करते हो तो आप दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे होते हो, और उसमें जो दोनों सेट्स के अंदर नंबर रिपीटेड हो रहा होता है, यानी कि जो मेंबर जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, आप उसको दो दफ़ा तो नहीं लिखते, उसको बार बार तो नहीं लिखते, आप तो उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, है ना। तो और से आपको बात क्या पता चलती है बेटा? यूनियन पता चलेगा जब आप दो ऐसे इवेंट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं। देखिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपके पास एक इवेंट है जो कि ऑड नंबर से रिलेटेड है, दूसरा इवेंट है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 से रिलेटेड है। आप इसको गौर करें तो आपको यहाँ पे एक कॉमन पार्ट यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आपके पास वो कॉमन पार्ट कौन सा है बेटा? कि जो ऑड नंबर है और जो मल्टीपल्स ऑफ 3 के अंदर एक एलिमेंट आपके पास ना कॉमन भी है। क्या है वो? 3 है, क्योंकि वो ऑड भी है और वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो अगर आप इसको ऑड नंबर्स को काउंट करेंगे फिर देन मल्टीपल्स ऑफ 3 को काउंट करके ऐड कर लेंगे ना बेटा, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ बेटा इसको समझना कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर्स में बेटा आपके पास कौन कौन से नंबर्स आएंगे इसको समझ लो। फिर मैं यूनियन पे जा रहा हूँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। देखो 1, 3, 5 और 7, तो एक्चुअली आपके पास 4 आउटकम्स बनेंगे। लेकिन जब आप इसके अंदर
जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 को काउंट करने के लिए बैठोगे तो आपके पास 3 और 6 भी काउंट हो रहा होगा। तो कौन सा नंबर है देखो जो 2 दफ़ा काउंट हो चुका है हमसे, वो 3 हो रहा है ना। तो अब क्या करोगे आप कि अगर आप इसको टोटल बना लोगे, लाइक आप इसको 6 बना लोगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक, ये आपको नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, इस और वाली कंडीशन को समझ लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो, और का वर्ड अगर आ रहा है तो यूनियन का कॉन्सेप्ट लगाना। देखो ऑड नंबर की बात कर रहा था, ये हमारा सबसे पहला इवेंट था, राइट। अब ऑड नंबर के पॉसिबिलिटीज़ बनाओगे तो क्या क्या बनेंगी बेटा, 1 बनेगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा ना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग में तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब एक दफ़ा समझ जाओगे तो फिर ये फटाफट होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, ऑड नंबर एक इवेंट था और दूसरा इवेंट था बेटा मल्टीपल ऑफ 3, राइट। ये 2 इवेंट थे हमारे पास इस केस के अंदर। अब मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर हम देख रहे हैं तो हमारे पास 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है ना। तो अब आप जब इन दोनों को यूनियन करोगे बेटा, जब आप इन दोनों को यूनियन करोगे तो आपका यूनियन का आंसर क्या आएगा बेटा, 1 3 5। देखो 1 3 5 6 एंड 7, ये 5 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे होंगे। तो अब जब आप इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे बेटा, तो ये 5/8 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी गलती नहीं होगी और जो कॉमन मिस्टेक मैं आपको हाईलाइट कर चुका हूँ उससे आप बच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि राइट द रेशो। बहुत सिंपल है बेटा, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करोगे तो बेटा देखो 80:200:360 का जब रेशो को सिंपलेस्ट करोगे ना, तो इनको सबसे पहले तो बेटा देखो 10 से डिवाइड कर लो ना, 8 कर दो, 20 कर दो और 36 कर दो। अच्छा, अब ये देखो कि यार ये यस 4 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं तीनों के तीनों। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है बिकॉज वी हैव प्राइम नंबर्स, राइट। तो 2:5:9 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स इन रेशोज़। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द टाइम दैट रफ़ीक वर्क्स इज़ डिवाइडेड इनटू। अच्छा, द टाइम दैट रफ़ीक वर्क्स इज़ डिवाइडेड इनटू मीटिंग्स, प्लानिंग एंड वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। यानी कि 3 सेक्टर्स में टाइम डिवाइड हो रहा है, मीटिंग्स में, प्लानिंग में और वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर में। वन डे रफ़ीक इज़ इन मीटिंग्स फॉर 3/4 ऑफ द टाइम। मीटिंग्स के अंदर जो टाइम का, टोटल टाइम का फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मीटिंग्स को, जो शेयर मिला है मीटिंग्स को वो 3/4 मिला, यहाँ पे 1/5 मिला प्लानिंग के अंदर ऑफ द टाइम, वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर द रिमेनिंग 25 मिनट्स ऑफ द टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन नहीं पता चल रहा कि रफ़ीक जो है वो कितना टाइम, ये तो पता चल रहा है कि वो 25 मिनट्स लगा रहा है वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर पे, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि उसका फ्रैक्शन कितना है। तो अब देखो, एक बात याद रखना कि फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है। आप बहुत सारे फ्रैक्शंस को जब एडअप करोगे ना, यानी कि किसी भी एक कंपोनेंट को जब हम डिफरेंट फ्रैक्शंस पे डिवाइड करके उनको ऐड बैक करेंगे तो वो हमेशा हमें इक्वल टू 1 देगा। इसी तरह डेसिमल्स भी एड अप टू 1 हो जाते हैं। इसी तरीके से परसेंटेजेस अगर आप देखें तो परसेंटेजेस का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल टू 100% बन जाता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी भी ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। तो बेटा फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 होता है। अच्छा, अब देखो मैं इसको किस तरह से आसानी से सॉल्व करूँगा। देखो मीटिंग्स के अंदर 3/4 टाइम दिया फ्रैक्शन है ये, और प्लानिंग में भी एक फ्रैक्शन आ रहा है जो कि 1/5 है, राइट। अब हम सबसे पहले अगर इनको ऐड करें तो डेफिनेटली हमें इनके फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 20। सो ये इक्वल हो जाएगा बेटा 19/20 के ना। तो इसका मतलब ये है कि मीटिंग्स और प्लानिंग के अंदर, यानी कि मीटिंग और प्लानिंग में टोटल टाइम का जो फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 19/20 हो रहा है। तो अब अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कि यार मेरे पास कंप्यूटर पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा होगा, तो मैं 1 में से अगर 19/20 को माइनस कर दूँ
तो मेरे पास जो रिमेनिंग टाइम आएगा वो 1/20 आ जाएगा। अब देखो बेटा इसको किस तरह से करोगे आसानी से, इसको आसानी से इस तरह से करना बेटा कि 1 में से अगर 19/20 को माइनस करना है तो बहुत सिंपल है। 1 में से माइनस कर रहे हो ना, तो बेटा देखो 20 में से 19 को माइनस करना, आंसर 1 आएगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ कॉपी कर देना। तो ये सबसे आसान अप्रोच है 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। और यही अप्रोच हम अप्लाई करते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी की ट्री डायग्राम्स के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो वो मैं जब आएगा इंशाल्लाह तो वो उस वक्त भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो बहरहाल अब हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि यार हमारे पास जो रफ़ीक है वो अपना टाइम का 1/20 जो फ्रैक्शन है ना वो स्पेंड कर रहा है कंप्यूटर पे। अच्छा, और आपको ये बात भी पता है कि वो 25 मिनट्स है, ठीक है। तो अब देखो आप एक बहुत आसान सा रिलेशनशिप बनाओ कि अगर 1/20 का फ्रैक्शन 25 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यानी कि जब फ्रैक्शन का टोटल होगा, क्योंकि हम टोटल टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम अगर इस 1/20 का फ्रैक्शन अगर 25 मिनट्स के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल फ्रैक्शन डेफिनेटली टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऐसा ही होगा ना। तो आप क्या करो कि आपने इस रिलेशनशिप को यूज़ करना है, और इस रिलेशनशिप को यूज़ करोगे किस तरह से कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x मल्टीप्लाई होगा 1/20 से बेटा, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 25 से ना। तो अब क्या होगा कि आप x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आपको क्या देगा, x/20 ही देगा, जो कि इक्वल हो रहा है बेटा 25 के। और फिर उसके बाद आप अपनी रिमेनिंग वर्किंग में इसको फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करोगे, 25 इंटू सिंपल 20 कर लेना, जो कि x = 500 मिनट्स आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 25 मिनट्स दिया हुआ था। तो 500 मिनट्स आप आसानी से इस तरह से आ जाएंगे आपके पास। लेकिन फिर आपने चूँकि इनको आवर्स में और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो अब देखो बेटा इसकी आसान कन्वर्जन कैसे होगी कि आपके पास 500 मिनट्स हैं। तो अगर आप 500 मिनट्स को 60 मिनट्स के पोर्शन पे ब्रेक करना शुरू कर दो तो आपके पास टोटल 8 पोर्शंस होंगे जो कि आपको 480 मिनट्स दे देंगे, ठीक है बेटा, इस बात को समझना, ठीक है। अगर आप, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखो अगर आप 500 मिनट्स को 60 के पोर्शंस बनाना शुरू करते हो, लाइक 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट्स के पोर्शन बनाना शुरू कर दो, तो आपको 8 पोर्शंस मिलेंगे जहाँ पे आपका टाइम बन जाएगा 480 मिनट्स का। आपके पास रिमेनिंग बचेंगे बेटा 20 मिनट्स। तो अब आपके पास ये 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। तो 60 के पोर्शंस क्यों ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यार आपके पास 1 आवर = 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स के 60 मिनट्स के आप पोर्शंस ब्रेक करोगे तो 8 पोर्शंस जो होंगे वो आपको 480 मिनट्स दे रहे होंगे। तो रिमेनिंग 20 है, तो वो तो डेफिनेटली, अब ये जो 20 मिनट्स आ रहे हैं बेटा ये तो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता ना 60 में, लाइक क्योंकि ये आवर से तो छोटा है, 1 आवर से छोटा है 20 मिनट्स, तो इसलिए ये 20 मिनट्स आ जाएंगे एज इट इज़, ठीक है। आई होप कि बेटा ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके बारे में ज़रूर फीडबैक देना बेटा। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है इसको कोशिश करिए कि आसानी से करूं, और एक ऐसा मेथड आप लोगों को बता दूं कि जो कि आसान भी हो। तो प्लीज़ बेटा इसके बारे में ज़रूर फीडबैक देना मुझे, ठीक है। अच्छा, दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अब हमारे पास 9, 13, 17, 21 एंड 25 है ना। अब इनके गैप को फाइंड आउट करो। तो गैप आपका कितना आ रहा है बेटा, +4 का गैप है। गैप कितना है, +4। गैप कितना है, +4। तो कांस्टेंट गैप है। तो आप जब इसका एक्सप्रेशन बनाओगे nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस का, तो सिंपल फार्मूला लगा दो a + d ब्रैकेट n-1, क्योंकि अर्थमेटिक है, कांस्टेंट आपके पास डिफरेंस आ रहा है हर नंबर के बीच में। अब यहाँ पे a क्या है बेटा फार्मूले में, a आपके पास जो सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म है, और जो d है आपके पास वो आपका कॉमन डिफरेंस है। तो a जो है वो 9 आ गया, a जो है वो 9 लिख लो, d इज़ द कॉमन डिफरेंस, n-1 बेटा एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से, तो 4
9 प्लस 4n-4 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास आ जाएगा 4n प्लस 5। ठीक है, सो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब ये आपसे कह रहा है द k टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज़ 89। अच्छा, अब इस ऑफ दिस सीक्वेंस से मुराद क्या है बेटा? इस सीक्वेंस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस सीक्वेंस की एक टर्म है जिसका आंसर आ रहा है 89। ठीक है, और हमें वो k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सीक्वेंस को देख रहे हैं, जिसको दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, इस सीक्वेंस की ये T1 है बेटा, ये T2 है, सेकंड टर्म है, दिस इज़ टर्म नंबर 3, दिस इज़ टर्म नंबर 4, दिस इज़ टर्म नंबर 5। ठीक है, तो अब टर्म नंबर 1 में क्या होता है बेटा? T1 है तो N1 है। ठीक है, T2 तो N2। ठीक है, ये N इधर N की वैल्यू बेटा 3 है टर्म नंबर 3 पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है। और फिर उसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि वो कौन सी टर्म है, वो कौन सा n है, यानी कि वो कौन सी टर्म नंबर है, n आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे कि आपने जो फार्मूला बनाया है उसको आप 4n प्लस 5 को इक्वल करोगे बेटा 89 के। ठीक है, तो वो अब आपसे n नहीं पूछ रहा है, वो आपसे k पूछ रहा है। तो सिंपल आप क्या करो, आप n को इक्वल टू k कर दो, बात एक ही है। n लिख लो, k लिख लो, वो आपको p लिख के दे सकता है, वो आपको q का वेरिएबल लिख के दे सकता है एग्जामिनर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आपने k निकालना है, यानी कि आपने ये पता लगाना है कि वो कौन सी टर्म नंबर है कि जिसका आंसर, जिसकी वैल्यू 89 आ रही है। ठीक है, तो k को निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर बेटा 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब है बेटा k से हमें ये बात पता चली कि दिस इज़ टर्म नंबर 21। ठीक है, T21 है ये, जिसमें हमारे पास आंसर जो है वो 89 आ रहा होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। आशा हैज़ अ बैग containing 6 red counters and 4 green counters. She takes 2 counters from the bag at random without replacement. देखो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से -1 होती है। ठीक है, याद है ना ये विदाउट रिप्लेसमेंट में? जाहिर सी बात है, जब एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट को हमने बैग से बाहर निकाल लिया तो वो वापस रिप्लेस नहीं हो रहा, तो दोबारा आने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो -1 हो रही होगी फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द फ्रैक्शन। तो रेड से रेड आपको दिख रही है, आपने बाकी रिमेनिंग ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये वही वाली बात आ रही है जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जब मैं सॉल्व कर रहा था, जो मैं फ्रैक्शंस की बात बता रहा था ना। तो अब देखो मैं यहाँ पे भी एक आसानी वाली जो कंडीशन है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम इस ट्री डायग्राम को बहुत जल्दी भी फिल कर लेंगे और आसानी भी होगी। देखो एक बात याद रखो कि यार जो आपके पास एक कंप्लीट ब्रांच होती है ना, उनका टोटल हमेशा 1 होता है। ब्रांच, एक कंप्लीट ब्रांच का टोटल हमेशा 1 होगा, तो इसका टोटल हमेशा 1 होगा ना। तो आपने 6/10 को देखकर इसको कैसे फिल करना होता है बेटा? देखो इसमें क्या ट्रिक होती है कि आपके पास 6/10 लिखा हुआ है, तो आप 10 में से 6 को माइनस करो, 10 में से 6 को माइनस करो, 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, ये सबसे आसान ट्रिक है। ठीक है, तो ऊपर वाले को ही देखो और ऊपर वाले को देखकर नीचे वाला फिल कर लो। अच्छा, अब यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगा लो। तुम्हें पता है कि इन दोनों का टोटल ये एक सिंगल ब्रांच है, तो इनमें से जब इसको देखोगे तो आप क्या करोगे बेटा? 5/9 लिखा हुआ है, 9 में से 5 माइनस करना, 4 आ जाएगा, आउट ऑफ 9 लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, दोनों ब्लैंक हैं, दोनों एम्प्टी है ना। तो आप क्या करें बेटा? आप ग्रीन से पहले ग्रीन फिल कर लें। अब ग्रीन से जब आप ग्रीन फिल करेंगे ना, तो आप इसकी मदद से कर रहे होंगे। वो कैसे कि देखो, अब आपने जब फर्स्ट काउंटर ग्रीन निकाला तो आपका सेकंड काउंटर ग्रीन जो होगा वो 3/9 हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो न्यूमरेटर से भी -1 हो जाएगा और वो डिनोमिनेटर से भी -1 होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी टोटलिटी में भी कम हो चुका होगा और अपनी क्वांटिटी में भी कम हो चुका होगा, और बैग में वैसे ही जो है वो अब 10 काउंटर्स होंगे नहीं, बल्कि अब 9 काउंटर्स रह जाएंगे। अच्छा, अब जैसे ही वंस यू डन विद द सेम कलर लाइक ग्रीन विद द ग्रीन, तो अब आप इस ब्रांच को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब ये आसान हो जाएगा। कैसे कि अब आप इसकी मदद से इसको फिल कर लें। और वो कैसे करेंगे बेटा? 3/9 लिखा हुआ है,
तो 9 में से 3 को माइनस करें विच इज़ इक्वल टू 6 आउट ऑफ 9, तो आप 6 आउट ऑफ 9 यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट ये कह रहा है वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी डेट आशा टेक्स 2 ग्रीन काउंटर्स। अब आशा टेक्स 2 ग्रीन काउंटर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 4 आउट ऑफ 10 है पहली। ठीक है, 4 आउट ऑफ 10 दिख रही है हमें। ग्रीन पे ग्रीन लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 3 आउट ऑफ 9 विच इज़ इक्वल टू 12 आउट ऑफ 90। ये आंसर भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 12 आउट ऑफ 90 को, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2/15 आ जाएगा। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई कर दें, बहुत आसान है बेटे। 2 3 ज़ा 6 एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 8 16 एन एक्स स्क्वायर, तो 6x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, दिस इज़ द फाइनल आंसर। फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए बेटा देखें, एक यहाँ पे आपको मैं कॉमन मिस्टेक बताऊँगा, प्लीज़ आप अटेंटिव रहना। ठीक है बेटा, देखो अब इसको फैक्टराइज करना है तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है, राइट। तो आप क्या करें, आप इसको ले लें x टू द होल स्क्वायर 19 टू द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटा, कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ कि स्टूडेंट से क्या गलती हो जाती है। स्टूडेंट से गलती ये हो जाती है कि जब भी वो ऐसे सवाल को देख रहे होते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखते हैं और 19 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये गलती कर जाते हैं। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 361 लिख देते हैं, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना, आपने हमेशा आइडेंटिटी के थ्रू इसको फैक्टराइज करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी देखो, अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा, सेकंड पार्ट में इसने आपको वर्कआउट करने के लिए कहा, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ से ना आपने एक सेंस क्रिएट कर दिया, आपके एग्जामिनर ने आपको एक हिंट दे दी है कि बेटा अब आपने नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो भी आइडेंटिटी की मदद से करना है। देखिए, अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट कर रहे होते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? वो ये करेंगे इधर आकर कि वो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 6561 लिख देंगे, और 19 को 19 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 361 लिख देंगे। ठीक है, तो दिस मेथड, दिस वर्किंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपसे चाहता है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करें। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, तो बेटा बी केयरफुल। ठीक है, इट्स नॉट अलाउड। आपने करना क्या है, आप इसको आइडेंटिटी में इस तरह से पहले लिखेंगे, लाइक a टू द होल स्क्वायर 19 टू द होल स्क्वायर, देन यू विल कन्वर्ट this into a plus b a minus b, so this is equal to 100, the first bracket, and 81 minus 19 gives you 62. It's a very simple subtraction, 81 minus 19 gives you 62, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत आसान है, 6200 आंसर आ जाएगा, क्योंकि जस्ट नीड टू ऐड 2 zeros in it. Question number 13. A force of 196 newtons is applied to a square surface of side 4.9 cm. स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, स्क्वायर सरफेस पे हम 196 न्यूटन की एक फोर्स लगा रहे हैं। अब स्क्वायर में वी नो ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड एवरी साइड इज़ 4.9 cm ना। By writing each number correct to one significant figure,
196 को जब आप वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखोगे तो ये बेटा 200 बनेगा. सो दिस इज़ 200 न्यूटन फोर्स वन सिग्निफिकेंट फिगर पे. 1 SF वन सिग्निफिकेंट फिगर. और 4.9 को जब आप वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखोगे तो बेटा ये 5 बन जाएगा, यानी कि 5.0. तो 5.0 ले लो या 5 ले लो, अगेन एक ही चीज़ है. तो 200 और 5 यूज़ करेंगे. अच्छा, प्रेशर का फार्मूला दिया हुआ है इसने, ठीक है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. तो फोर्स को डिवाइड करना है बेटा एरिया से. तो फोर्स कितनी आ रही है 200 न्यूटन की, बट एरिया कितना बनेगा कि मैं 5 इंटू 5 कर दूँ, बिकॉज मुझे प्रेशर निकालना है आफ्टर राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर ना. तो मैं 4.9 ले ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हम एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन का सवाल कर रहे हैं ना. तो अब हमने क्या करना है, 5 इंटू 5 करना है, विच इज़ इक्वल्स टू 25. सो 20 डिवाइडेड बाई 25 इज़ इक्वल टू 8. बहुत सिंपल है. 25 वन ज़ा 25 के टेबल में 4 टाइम्स में 100 आता है, 4 टाइम्स में 100 आता है, तो 8 टाइम्स में 200 आ जाएगा. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है. फिर हम इसका रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. और तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. और वीडियोस को देखते रहें, चीज़ों को समझते रहें. और नेक्स्ट वीडियोस जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. और तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को. ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़. सी यू सून इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर.